ठंडी का मौसम है और सरकार द्वारा सूचना मिली है, तो जो लोग घर में हैं अपना घर में वीडियो देखें और वीडियो देख करके अपने कोर्स का अभ्यास करें। आज हम ध्वनि के बारे में कक्षा 9 में बताने जा रहे हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं, देखने का सुनने में करते हैं। प्रकाश को देखने के लिए वो प्रकाश भी ऊर्जा है। ये ध्वनि का उपयोग हम सुनते हैं, इसमें आवृत्तियाँ होती हैं, आवृत्ति के अनुसार ध्वनि हमारे कान तक पहुँचती है। अब देखो ध्वनि का मात्रा का पहले ध्वनि का मात्रा होता है डेसिबल। अब जो ध्वनि है जो हम साधारण बातचीत करते हैं, ये ध्वनि लगभग 60 से 70 डेसिबल की होती है। इसके अगर बात की ध्वनि है तो हमारे कानों के लिए हानिकारक होती है। मजदूर फैक्ट्री में रहते हैं, वो अक्सर बहरे क्यों हो जाते हैं? उनकी जो ध्वनि होती है फैक्ट्रियों की मशीनों की, वो ध्वनि 100 से ऊपर निकल जाती है ना। तो ये ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा ध्वनि में रहता है तो उसको नींद नहीं आती है, व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर ध्वनि 200 डेसिबल से ऊपर पहुँच गई, कितने से, तो व्यक्ति हो सकता है स्थायी बहरा हो जाए। आपने पढ़ा होगा तो ज्वालामुखी जो फटते थे तो लगभग 40 मील तक के लोग बहरे हो जाते थे, उनके कान का पर्दा फट जाता था, इतनी तेज आवाज़ होती है। अगर आप एक कान के बगल में कोई तेज पटाखा छुड़ा दे तो आपको कुछ समय तक एकदम सन्न रह जाएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना। उसको कहते हैं अस्थायी बहरा। थोड़ी देर भी सुनाई दे रही है ना। ध्वनि का एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। अब देखो अगर हमें कोई इसका अध्ययन करना है तो एक आपने स्वरित द्विभुज, ये प्रयोगशाला का उपकरण है, इसका नाम है स्वरित द्विभुज। ये अलग अलग आवृत्तियों का होता है ना। तो इसमें अगर इसको पैर से ठोक करके वाइब्रेशन कराएं तो ध्वनि कंपन करता है, क्या इधर जाएगा और इधर आएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, कोई 50 हर्ट्ज का होता है, कोई 500 का, कोई 1000 का। तो जब ये इधर जाता है तो ये दबाता है वातावरण में वायु को, ये होता है संपीड़न। जब इधर जाएगा और दाब डालेगा तो तरंग में पास इनका हो जाएगा संपीड़न, और जब इधर आएगा तो दाब कम बढ़ा होगा विरलन। तो ये तरंगे जो है जो सुन रहे हो, ये लगातार संपीड़न और विरलन होता रहता है। क्या होता है? संपीड़न और विरलन। जो हम बोल रहे हैं ये तरंगे तुम्हारे कानों पे इसी माध्यम से पहुंच रही है। अगर पास आ जाएगा संपीड़न हो गया, विरलन हो गया। ये ध्वनि तरंगे तुम्हारे कानों में इसी माध्यम से पहुंच रही है, ठीक है। तो संपीड़न और विरलन के रूप में तरंगे आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखो और उदाहरण है अनुप्रस्थ और तरंगों के प्रकार क्या है? अनुप्रस्थ और अवधि तरंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो जैसे कोई तालाब है, शांत जल है, उसमें आपने पत्थर फेंक दिया तो आपकी तरंगे उठी नहीं, क्या भाई? तरंगे कहाँ जाएंगी? किनारे करेंगे। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ऊपर पानी के ऊपर उठती हैं, पानी के नीचे नहीं जाती। देखिए तो हम चित्र बने होंगे, तालाब में देखिए पत्थर डालिए तो तरंग ऊपर रहेगी, तरंग नीचे नहीं गई। तो पानी की ऊपरी सतह पर और ठोस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। वो तरंगे अनुप्रस्थ तरंग। और उदाहरण दे रहे हैं तो एक आप रस्सी लीजिए, क्या लीजिए? रस्सी को मान लो दीवार कीली का रस्सी बांध दिया और रस्सी को झटकेंगे तो तरंग उत्पन्न होगी। रस्सी को पकड़ कर झटक देंगे तो ये तरंग जाएगी, कहाँ तक जाएगी? अंत तक, ठीक है। तो ये तो होती है संपीड़न और विरलन रूप की तरंगे आगे बढ़ रही है ना। कौन तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य। और जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है श्रृंग। क्या कहलाता है? श्रृंग। ये होता है गर्भ। श्रृंग और संस्कृत शब्द है। श्रृंग माने सीम होता है, क्या होता है? और गर्भ माने गड्ढा। तो ऊपर तरंग उठी, नीचे ऊपर गई, नीचे ऐसा आगे बढ़ेगी, ठीक है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। अगर माध्यम नहीं है तो आपको कोई सुनाई, अगर इसका और प्रयोग करना है मान लो तो मान लो विद्युत घंटी लिया हमने, है ना। विद्युत घंटी को पहले बजाए तो बजेगी, उसका हथौड़ा होता है अंदर, वो बार बार टकराता है और आ जाती है बार। आपसे लगे होगी, यहाँ भी लगी ना आपस में, और उसको अगर निर्वात कर दे, उसकी हवा निकाल दे, है ना, फिर बजाए तो आपको कोई धुन सुनाई नहीं देगी, क्यों? हवा ही नहीं। तो संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे आगे नहीं बढ़ती,
ठीक है। जिस तुम्हारे मोबाइल में तरंगे आती हैं वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगे इनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गए तरंगे। अब देखो और आगे बढ़े, अब हम आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण करें तरंगों। आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें श्रव्य तरंग, पहले बता अपश्रव्य बता दें, अपश्रव्य तरंगे, दूसरा है श्रव्य तरंगे, तीसरा है पराश्रव्य। तो जो अपश्रव्य तरंगे उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। सब लोग जानते हैं, आगे पढ़ा होगा। और श्रव्य क्या होती है 20 से 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और पराश्रव्य क्या है 20,000 से अधिक, 20,000 से हर्ट्ज से अधिक। इन तरंगों को हम सुन नहीं सकते, केवल श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, और इन तरंगों को नहीं सुन सकते। ये केवल श्रव्य तरंगों को हम सुनते हैं। जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं इसको जानवर सुन लेते हैं। अगर कोई मान भूकंप वगैरह आने वाला है तो उनको पहले सूचना हो जाती है, वाइब्रेशन होता है ना, तो वो अपना अगर कोई खूंटी में जानवर बंधा हुआ है तो प्रयास करेगा उसके तोड़ करके वो बाहर मैदान में चले जाए। क्यों? वो जानता है कहीं भूकंप आएगा, कोई दीवार गिर जाएगी, लग जाएगी। और इन जो पराश्रव्य तरंगों का है, इन तरंगों को चमगादड़ उत्पन्न करता है और चमगादड़ सुनता भी है। अगर चमगादड़ रातचर होता है ना, रात में चमगादड़ निकलता है, अगर कोई अवरोध आ गया तो ये तरंगे जाएंगी, टकराने के बाद फिर इसको वापस सुनाई देंगे, तो वो अपनी दिशा बदल देगा। और इनका उपयोग क्या है? तो इनका उपयोग ऊंचा है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग बताइए। तो अगर कोई धातु है, धातु की चादर की दरारों में कोई दरार पड़ जाती है ना, तो इन तरंगों के माध्यम से क्या करते हैं, दरारों को पता लगाते हैं। एक होता है सोनार, जो बड़े बड़े वो होते हैं जहाज, उनमें सोनार की तरंग उत्पन्न होती है। अगर कोई अवरोध आ गया पनडुब्बी वगैरह में तो वापस आ जाता है, तो अपनी पहले दिशा बदल देता है समुद्री गहराई ज्ञान करने में। तो ये इन तरंगों का उपयोग है। अब इतना वीडियो आप देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर आपको क्लास वाइज बढ़िया वीडियो आपको डाले जाएंगे, तो देख करके अपना अध्ययन तैयारी करिए।